अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी ने मिशन हरिद्वार शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बीजेपी एक्टिव हो गई है और आज हरिद्वार कांग्रेस के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश ऑफिस में ये ज्वाइनिंग होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी रहेंगे। हरिद्वार जिले में अगस्त में प्रस्तावित है पंचायत चुनाव। तो चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव हो गई है और कई कांग्रेसी ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश ऑफिस में ये ज्वाइनिंग होगी। बीजेपी का मिशन हरिद्वार। हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर बात करें तो पंचायत चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मूड में है। हालांकि खबरें ये भी मिल रही हैं कि जो कांग्रेस नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, सुनील? देखिए कंचन, जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है वो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भले ही पंचायत चुनाव तो एक बहाना है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर विधानसभा की 11 सीटें हैं और जब हालिया जो विधानसभा चुनाव हुए केवल 3 सीटें बीजेपी के पास आई। अब चूंकि लोकसभा चुनाव भी होंगे और उससे पहले ये पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव एक ट्रायल के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। और बीजेपी कहीं भी ये नहीं चाहेगी कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो पंचायत चुनाव में वीक जाए। और आज तक का ये रिकॉर्ड भी रहा है कि हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट रहा है वहाँ पर बीजेपी कभी भी पंचायत चुनाव में अपना परचम नहीं लहरा पाई है। तो पहली बार बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि वो किसी तरह हरिद्वार में जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, जो क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में अपने कैंडिडेट्स को वहाँ पर जिताए। और इसीलिए बीजेपी ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है हरिद्वार में। आज करीब 250 से 300 जो कांग्रेसी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में 1:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और हरिद्वार के जो सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। एक कोशिश है कि पंचायत चुनाव से पहले जो अगस्त में प्रस्तावित है, उससे पहले बीजेपी अपना माहौल हरिद्वार में बनाए। जी बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी काफी एक्टिव मूड में भी नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे कांग्रेसी जो है वो बीजेपी में शामिल भी होंगे। तो पूरी तैयारियां जो है वो भी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है, 17 जुलाई को देहरादून में कांग्रेस की बड़ी बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने बुलाई है ये मीटिंग। हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच मतभेद पर बात होगी। दोनों नेताओं से बात करेंगे देवेंद्र यादव। मीटिंग में आगे की रणनीति पर मंथन होगा और बैठक में जिला अध्यक्ष पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? हालांकि हरक और हरीश रावत के बीच जो मतभेद है उसको दूर करने की बात की जाएगी। देखिए, कल पहले यहाँ दिल्ली में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनकी बैठक हुई थी और उसके बाद में ये बैठक तय की गई कि 17 जुलाई को जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के देवेंद्र यादव, वो वहाँ देहरादून जाएंगे और उन्होंने सभी जो जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उन सबकी बैठक बुलाई है। उस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। तो ऐसे में पार्टी किस तरह से आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी पार्टी की चिंता का जो विषय है वो पार्टी में चल रही फूट है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसको लेकर खास तौर पर ये इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जो करण महारा हैं, उन्होंने दोनों नेताओं से ये भी कहा था कि सार्वजनिक तौर पर आप ऐसे कोई बयान ना दें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि पार्टी का जो माहौल है वो खराब हो या पार्टी के एक गलत संदेश जनता के बीच में जाए कि पार्टी में आपसी फूट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसको लेकर प्रदेश जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने ये तय किया है कि 17 जुलाई को वहां देहरादून जाएंगे और देहरादून में तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठकर और पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ बैठकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे और पार्टी के में जो कारण है, जो लड़ाई के जो कारण है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि कांग्रेस के अंदर जो फूट देखने को मिलती, जो मतभेद देखने को मिलती है, उसको दूर करने की लगातार कोशिश भी की जाती रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पवन। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगरा सीएम आवास में आए लोगों की समस्याओं को सुना है। इसके साथ ही कांवड़ को लेकर सीएम ने कहा है कि कोरोना की वजह से 2 से प्रभावित कांवड़ यात्रा में लगभग 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के उत्तराखंड में आने की संभावना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि सभी शिव भक्तों का उत्तराखंड में स्वागत है। सभी प्रकार के इंतजाम वहाँ पर पहले से ही हमने किए हुए, सारे विभागों का अच्छा कोऑर्डिनेशन है। कांवड़ यात्रा इस बार 2 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए इस बार अनुमान जो हमारा है 5 से 6 करोड़ शिव भक्तों के आने की संभावना है।
सभी शिव भक्तों का देवभूमि पर हम स्वागत करेंगे। सभी का आगमन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। सबकी यात्रा अच्छी हो, सबकी यात्रा सुरक्षित हो और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सबको शुभकामनाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर पौधारोपण भी किया है और इसके साथ ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व हरेला की लोगों को बधाई भी दी है। वहीं सीएम ने पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों से आगे आने की अपील की है और ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की बात भी कही है। देहरादून के सिद्धोवाला में उत्तराखंड का पहला सेंट्रलाइज्ड मिड डे मील किचन का शुभारंभ होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी आपको बता दें कि सेंट्रलाइज्ड मिड डे मील किचन का उद्घाटन करेंगे। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने इस किचन को तैयार किया है। खटीमा राधा स्वामी हेलीपैड पर जब सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून को रवाना हो रहे थे, उसी वक्त पास के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे जोर जोर से धामी धामी बोल रहे थे। ऐसे में सीएम धामी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ स्कूल के बच्चों का अभिवादन करने स्कूल से लगे बाउंड्री तक पहुंच गए, जिसके बाद बच्चों का उत्साह और बढ़ गया। गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगोत्री धाम के मुख्य रास्ते की दीवार पर खतरा बना हुआ है। नदी का तेज बहाव लगातार दीवार के निचले हिस्से को काट रहा है, जिससे दीवार का निचला हिस्सा खोखला हो गया है। दूसरी तरफ नदी घाटों को छू कर बह रही है, जिससे घाटों को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पुरोहितों ने जिला प्रशासन से मुख्य रास्ते की दीवार बनाने के साथ ही सुरक्षा की मांग की है। कोई ध्यान नहीं दिया और इस समय इसका बहुत ज़्यादा कटाव हो गया और आने वाले समय में कभी भी दीवार निकल सकती है, जिससे एक बहुत बड़े पार्ट को जो है नुकसान हो सकता है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन होगा कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। रुद्रप्रयाग में वैकल्पिक मार्ग के रूप में चारों धामों को आपस में जोड़ने वाला घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पुल टूटने का कारण 6 जुलाई से बुरांश गांठा में बंद है। वहीं प्रशासन अब बुरांश गांठा में वैली ब्रिज बना रहा है, जिसमें 1 महीने से ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में जहां तीर्थ यात्रियों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ रही है, वहीं चारधाम यात्रा के वैकल्पिक मार्ग से जुड़े व्यवसायियों को बड़ा नुकसान होने लगा है। बहुत नुकसान था चारों धाम से। अब देखो 2-3 साल से हमारा कोरोना काल से हमारी यात्रा चली नहीं, 20 साल चली थी। जो ये डेट में यात्रा चली उसका ठप हो गई थी। पुल की वजह से हमारा काम सारा खराब हो गया, राशन पानी भरा हुआ खराब हो रहा है, सारा प्रोग्राम खराब हो रहा है। इस समय हम बुरांश कांटा में हैं और ये जो मार्ग जिसमें हम इस समय हैं, ये जो है चारों धामों को आपस में जोड़ता है। घनसाली तिलवड़ा ये मार्ग है और ये जो है यहाँ बुरांश कांटा में यहाँ पे बाधित है। यहाँ पर पुल टूटा था और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुआ था, जिसके कारण ये पुल टूटा। बड़ी दिक्कत ये है कि ये यात्रा का वैकल्पिक मार्ग है और उस पर कई होटल यहाँ पर हैं जो कि इस पुल टूटने के बाद जिनके सामने आर्थिकी की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि बीते 2 साल कोरोना जिस तरह से रहा, तब भी जो है उन्होंने आर्थिकी यहाँ पे उनकी डगमगाई थी और एक बार फिर उनकी आशाएं जगी थी। लेकिन इस पुल को टूटने से एक बार फिर जो है उनको दिक्कतें हो रही हैं और जल्द से जल्द ये मांग की जा रही है कि ये पुल जो है यहाँ पे बनाया जा सके। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो टूटा हुआ पुल है यहाँ पर वैली ब्रिज जो है उसका निर्माण किया जाएगा और 1 माह के अंदर जो है ये निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। शैलेंद्र सिंह रावत, न्यूज 18, रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सुबह के समय अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिरे हैं। पहाड़ी से जिस वक्त पत्थर गिरे उस समय कांवड़ यात्री कुछ ही दूरी पर थे और एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। इसके बाद कुछ देर सभी श्रद्धालु हाईवे के दोनों तरफ रुक गए और इस समय बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जिले में पैदल यात्रा कर रहे हैं। हालांकि इस जगह पे हाईवे को बीआरओ ने सुचारू कर दिया है।
प्रातः करीबन 7 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर संगलाई नामक जगह है जहाँ पर भूस्खलन हुआ था और मुझे आपदा स्वयं सेवक राजेश रावत द्वारा बीआरओ को अवगत करवाया गया और तत्काल जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम पटवारी द्वारा है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को तत्काल सुचारू करवाया गया है। बागेश्वर में मानसूनी बारिश तबाही लेकर आ रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को हो रहा है। एक और प्रशासन कड़ी मशक्कत के बाद सड़कों को खोल रहा है तो दूसरी ओर आपको बता दें कि कुछ समय बाद फिर सड़कों पर मलबा गिरने लगता है। बारिश होने के कारण कांढा धपोला सेरा मार्ग पर पहाड़ से बोल्डर गिरने के कारण यातायात कई घंटे तक बाधित रहा है। सड़क बंद होने से कई गाड़ियां यहां फंस गई हैं। करीब 4 घंटे बाद सड़क से मलबा और बोल्डर हटाए गए हैं, लेकिन अभी भी रुक रुक कर मलबा आ रहा है। बागेश्वर में अभी भी 14 मार्ग बंद चल रहे हैं। रामनगर में ढिकुली से ऊपर हुई बारिश में NH 309 एक बार फिर धनघटी नाला उफान पर आ गया है, जिसके बाद यहां आवागमन बहुत मुश्किल हो गया है। मंगलवार को एक कार बह गई थी जिसमें सवार लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। यहां बन रहे पुल के चलते यहां आने जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस नाले के दोनों ओर पुलिस को लगाया गया है, जिससे पानी बढ़ने पर लोगों को यहां आने जाने से रोका जा सके। केंद्र की मोदी सरकार अब पूर्व सैनिकों के दर पर जाकर उनकी समस्या सुन रही है। ऐसे में क्या है पूर्व सैनिकों की समस्या, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कभी वर्दी पहनकर इन सैनिकों ने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान लड़ा दी, लेकिन आज यही सैनिक सेना से रिटायरमेंट के बाद कई समस्याओं का सामना करने को मजबूर हैं, जिन्हें सरकार अब अपने आउटरीच प्रोग्राम के जरिए सुन रही है। मोदी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी में इन पूर्व सैनिकों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जहां अपनी समस्याएं बताई, वहीं सरकार को उसके किए वादे भी याद दिलाए। ये सरकार ने OROP के बारे में प्रॉमिस किया था कि हम देंगे, लेकिन दिया आधा अधूरा। अभी क्या है, एक आदमी को सेम रैंक सेम पेंशन में 5 अलग अलग पेंशन मिल रही है। सरकार ने ये भी प्रॉमिस किया था कि हर 5 साल में हम रिवीजन करेंगे। इतने सालों से हम लोग सब प्रयासरत हैं कि वो फॉरेस्ट लैंड को, डिफेंस लैंड को हस्तांतरित किया जाए, ताकि जो वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे जवानों की रहने के लिए पक्की बारिक्स हैं, हमारा केंद्रीय विद्यालय चलता है जिसको 2 शिफ्टों में चलाना पड़ रहा है, ECHS फैसिलिटीज़ है, जितने भी एक कैंट में जितनी सुविधाएं हैं उस कारण से नहीं बन पा रही है। पूर्व सैनिकों ने सरकार को OROP के मुद्दे पर घेरा, साथ ही सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी पूर्व सैनिकों के तेवरों को भांप लिया और हर मुद्दे के समाधान का भरोसा दिलाया। चाहे पेंशन की समस्याएं हों या हमारी वार विडोज की, जो हमने लड़कियों की विवाह के लिए धनराशि देना हो वो समस्याएं हों, दिव्यांगों की समस्याएं हों, एक्स आर्मी जितने भी हमारे सर्विसमैन हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान आज यहाँ किया है। पेंशन के लिए तो इलाहाबाद से अधिकारी बुला के स्टॉल लगी हुई है। जाहिर है 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद सैनिकों को OROP का फायदा मिला है, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं है। साल 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव आना है। ऐसे में पूर्व सैनिकों के तेवर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में सरकार को जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सावन की शुरुआत होते ही नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए भोले के भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह तक लगभग 70,000 से ज्यादा शिव भक्त पौराणिक मंदिर नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक कर चुके हैं। गंगा में स्नान करने के बाद कांवड़ी नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचते हैं और यहां जलाभिषेक करने के बाद हरिद्वार से जल उठाकर अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौट जाते हैं।
यहाँ गंगा जी में नहान करके जल उठा के नीलकंठ महादेव पे जाएंगे, नीलकंठ महादेव को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर हरिद्वार से गंगा जल उठा के फिर अपने घर निकल जाएंगे। उत्तरकाशी की रवाई घाटी के 65 गांव के आराध्य रुद्रेश्वर महाराज मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। एक साल से तियागांव के मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रुद्रेश्वर महाराज की मूर्ति को ढोल बाजों के साथ गर्भगृह से बाहर निकाला गया है। वहीं 65 गांव के लोग इसी मेले में आते हैं। मेले में हर गांव के लोग ढोल दमाऊ लेकर रवाई की संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। 2 साल के कोरोना काल में ये मेला नहीं हो सका था। और ये 65 गाँव का ये हमारे आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज विराजमान है अंदर। और 2 साल बाद 10,000 का इनामी बदमाश राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने बॉर्डर रोड नरेला दिल्ली से बदमाश को अरेस्ट किया है। हरिद्वार के पेट्रोल पंप में डकैती के बाद से फरार चल रहा था। वही बदमाश राजा पर कई राज्यों में लूट डकैती के मामले भी दर्ज हैं। सितारगंज, गदरपुर और पुलभट्टा के नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों की मौत के बाद संचालकों पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में है। वहीं नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग जिले से नशा मुक्ति केंद्रों के सत्यापन की कार्रवाई कर रहा है, जिसके बाद 3 नशा मुक्ति केंद्रों को बंद भी किया गया है। 3 नशा मुक्ति केंद्रों को बंद करा है, सीज करा है और भविष्य में भी यही प्लानिंग है डीएम साहब के निर्देश पर, सीएमओ मैम के निर्देश पर, कि इसको सत्यापित किया जाएगा और जल्द ही इनके ऊपर जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रीट डॉग्स के आक्रामक होने से आम जनता को कितनी भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं, ये मुद्दा हाल ही में विधानसभा सत्र में भी उठा है, लेकिन नगर निगम के पास स्ट्रीट डॉग्स के लिए कोई योजना नहीं है। प्रदेश के हर इलाके में अब स्ट्रीट डॉग्स परेशानियों का सबब बनते जा रहे हैं। आए दिन इन स्ट्रीट डॉग्स की आक्रामकता से आम जनता को 2-4 होना पड़ता है। हर दिन प्रदेश में स्ट्रीट डॉग से कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। ऐसा ही हाल देहरादून के आईएसबीटी का है, जहां आए दिन स्ट्रीट डॉग्स लोगों को घायल कर देते हैं। मतलब जैसे लेटे रहेंगे, पता नहीं चलेगा किसी को कुछ भी, तो पीछे से आएंगे और काट लेंगे। तो एक बच्चे को दबा लिया हमारे स्टाफ ने, बड़ी मुश्किल से छुटा। उसको 5 साल का बच्चा था और खुद मेरे ऑफिस के सामने ही आपको मैंने दिखाया कि मेरे पैर में कल जो है पीछे से आकर पैर पकड़ लिया। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान भी स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सवाल उठे थे, जिनसे पता चला कि बीते 6 महीनों में स्ट्रीट डॉग्स के काटने के 47,000 एंटी रेबीज इंजेक्शन केवल सरकारी अस्पतालों में लगे हैं, लेकिन इनके लिए नगर निगम के पास कोई योजना नहीं है। नगर निगम आज भी समाज सेवी संस्थाओं के बलबूते इन स्ट्रीट डॉग्स पर रेबीज के इंजेक्शनों को लगाने की बात कर रहा है। शहर में कई तरह की समाज सेवी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। उनके द्वारा भी समय समय पर वैक्सीनेशन लगाया जाता है। पशुपालन विभाग भी प्रोफाइलेक्टिक एक्शन के रूप में स्ट्रे डॉग्स को भी रेबीज सर्जरी, एंटी रेबीज सर्जरी लगाते हैं। तो ये एक सामूहिक कार्यक्रम है जो सामूहिक प्रयासों से आगे चल रहा है। नगर निगम पालतू डॉग्स के स्वामियों पर नजर रखता है और रजिस्ट्रेशन के दौरान रेबीज के इंजेक्शन लगवाने की बात करता है, लेकिन इन स्ट्रीट डॉग्स को कब इंजेक्शन लगाए जाएंगे ये कहना फिलहाल मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद अब इसके विकल्प की तलाश तेज होने लगी है और ऐसे में जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान रिंगाल ने उस प्रोडक्ट को तैयार करने जा रहा है जिसकी दरकार आम आदमी को हर वक्त रहती है और जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली भी है। रिंगाल और बांस हिमालय रेंज में सबसे ज्यादा पाया जाता है और इन्हीं से अब जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प तैयार कर रहा है। संस्थान ने उत्तरा संस्था के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बांस और रिंगाल से रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी आइटम तैयार किए जा रहे हैं।
ये सभी आइटम 100% इको फ्रेंडली भी हैं और यही नहीं, इनका उपयोग भी कई बार आसानी से किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने ऑर्डर्स गाइडलाइंस भी निकाल दी। तो अभी ये एक प्लास्टिक का विकल्प भी हो सकता है, डस्टबिन के रूप में या डब्बों के रूप में या बॉक्स बास्केट्स के रूप में। तो ये सब भी ये लोग कर रहे हैं और हमें लगता है कि भविष्य में इसका बड़ा अच्छा उपयोग हो सकता है। पहले चरण में इस प्रोजेक्ट में 10 गाँवों को शामिल किया गया है। यहीं के लोगों को ट्रेन कर आइटम को तैयार किया जा रहा है। अब तक 140 ग्रामीणों को सीधे रोजगार दिया जा चुका है। डस्टबिन हो या फिर बास्केट या हॉटकेस, रिंगाल से ये सभी आसानी से तैयार किए जा रहे हैं। और यही नहीं, संस्था ने कई और भी जरूरी आइटम रिंगाल से तैयार किए हैं। और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ये जो प्रोडक्ट है ये उत्तरापथ का प्रोडक्ट न बने, ये राज्य सरकार की पहचान बने, उत्तराखंड की पहचान बने, इसकी ओर हम अग्रसर हैं। इस पहल से जहां पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, वहीं ग्रामीणों को रोजगार भी आसानी से मिल रहा है। और यही नहीं, बांस और रिंगाल की उपयोगिता से भी लोग सीधे रूबरू हो रहे हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में आम लोग भी इससे जुड़ पाएंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए।